आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट जीके एंड जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर आप सभी के लेकर आया हूं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें और देखने से पहले, शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार इस चित्र की तरफ ध्यान से देखें जहां लिखा हुआ है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन मिस द वीडियो इन फ्यूचर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आप देखते चलिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि उत्तर गुप्त युग में, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था। इसके ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा और चौथा ऑप्शन है बल्लभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नालंदा, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा का विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। किसी समय में ये बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फेमस था और पूरे विश्व से लोग यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे, लेकिन बाद में इसे जला दिया गया था एक मुस्लिम शासक के द्वारा। और आज पिछले 3-4 साल पहले अभी फिर से इसे स्टार्ट किया गया है, हालांकि बट अभी वो रूप तो पकड़ नहीं पाएगा कि जो पहले थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके सिर्फ और सिर्फ पुस्तकालय जलने में 6 महीने का वक्त लगा था नालंदा विश्वविद्यालय के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये आपको मैं बता दूं कि पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवांतिक से किसे मानते हैं, या भगवान की उपाधि किसे देते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो ऑप्शन है इसके सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी और चरक। तो इसका जो सबसे सही सटीक उत्तर है वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्विद्या का या आयुर्वेद का बहुत ही बड़े ज्ञाता मानते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है कि पहला ज्ञात मतलब फर्स्ट नोन गुप्त शासक कौन था। गुप्त शासक यानी कि रूरल कौन था। तो इसका ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो पहला नोन यानी कि पहला ज्ञात गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो रोम से हमारे भारत के बहुत अच्छे संबंध थे व्यापार में, लेकिन किसके आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। इसके ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। अरबों द्वारा, अरेबियंस, हंगेरियाइयों द्वारा, मतलब हंगरी के रहने वाले लोग, हूनों द्वारा, हून एक भी वंश था जिन्होंने आक्रमण किया था, और इसके बाद है तुर्कों द्वारा, टर्की के लोग। तो इसका जो सही उत्तर है ये है हूणों द्वारा। हूणों के आक्रमण के बाद भारत का व्यापार रोम साम्राज्य से, रोमन एम्पायर से समाप्त हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है। आर्यभट्ट मैं आपको बता दूं तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और वराह मिहिर भी कुछ खगोल शास्त्री नाम से प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और बिहार के रहने वाले हैं ये आर्यभट्ट थे इनफैक्ट। तो किस काल में थे, किस वंश में थे, किस युग में थे। गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के समय में आर्यभट्ट और वराह मिहिर दोनों ही सुविख्यात थे पूरे विश्व में, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धिता उत्कीर्ण है। मतलब इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसको किसने बनवाया था या किनकी वहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका रही है। तो इन सभी के नाम है कि चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान जो कि चाइना का रहने वाला था, और इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
ध्यान से देखिए, इसमें से गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा आप। उन्होंने मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। सी ऑप्शन कहता है कि न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। और चौथा जो है ऑप्शन ये कहता है कि भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी हुई। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है, जो गुप्त शासनकाल के की विशेषता नहीं बताता है या सही नहीं है, तो ये था कि राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये आंसर जो है, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है गुप्त पीरियड के बारे में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी कवि गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसके फॉन्ट की प्रॉब्लम है थोड़ा हिंदी में, लेकिन मैं सही प्रोनाउंसिएशन करूंगा, सही चीज़ें बताऊंगा आपको, बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। माफ़ी चाहता हूं कि गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके फॉन्ट में, हिंदी के फॉन्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास जो संस्कृत के एक बहुत ही महान कवियों में से एक माने जाते हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी और कई सारे ऐसे संस्कृत के ग्रंथों की रचना की कवि कालिदास ने। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कवि कालिदास राजकवि थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीगुप्त। अगला है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है कला एंड स्थापत्य, आर्ट्स। 13th क्वेश्चन कहता है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संस्कृत। गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ये थे बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। और पटना के पास एक जगह है तरेगना, वहीं से इन्होंने खगोल शास्त्र विद्या का अपना प्रैक्टिकल किया था इनफैक्ट। और वहाँ आज भी जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लाखों लोग पूरे विश्व से इकट्ठा होते हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए। वहाँ से ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता था मैं आपको बता दूं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था विक्रमादित्य। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो अगर उसमें जीके का पोर्शन आएगा तो इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, चंद्रगुप्त प्रथम। ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सोने के सिक्के, गोल्डन कॉइन। 19th क्वेश्चन सेज कि चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है कि इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसी तरीके से ये क्वेश्चन घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये हैं आपके गुप्त वंश के सिक्के। गुप्त वंश में सोने के सिक्के चलाए गए थे और वो इन्हें संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं मुख्य रूप से। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो इसका जो सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ऐसा कह सकते हैं आप, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की, हर्षचरित। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या ताम्रलिप्ति में। तो
तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रयाग, जिसका आज नाम फिर से इलाहाबाद से चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक महानी रोमानी नाटक कादम्बनी का लेखक कौन था? कादम्बनी के लेखक थे वानभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, इसकी रचना वानभट्ट ने की थी। बाकी इन तीनों ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। रत्नावली हर्षवर्धन हमने पढ़ा है कई बारी। नेक्स्ट इज कि हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग और मेगास्थनीज। तो वेनसांग के लिए ये जो है आयोजित की गई थी कन्नौज की सभा। कन्नौज आज उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सांसद रही हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना है? तो इसका पैमाना है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने शेल होते हैं? हाँ, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? तो ये है एक कोशिका होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965 या 1966? इसका जो सही उत्तर है वो है 1963 में। नागालैंड 1963 में भारत का अभिन्न अंग बन गया या विधिवत राज्य बना और इसकी राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, 7 सिस्टर्स में से एक राज्य है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मालीगांव। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, जैसे सेंटर में अपने राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही स्टेट में राज्यपाल की भूमिका होती है। आपको मैं ये बता दूं मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका प्रयोग किए जाने वाला गैस है फ्रियोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि आप जो अपने घरों में खाना को ठंडा रखने के लिए या फूड को सेफ रखने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, उसमें फ्रियोन गैस यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, या खोज किया था, रदर डिस्कवरी किया था। अगला क्वेश्चन है कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा असमिया भाषा में, मतलब असम की जो भाषा है उसमें प्रथम पुस्तक लिखने वाले लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश, जो कि 1971 में 1971 में आज़ाद हुआ था, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और एक और मैं आपको बता दूं कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गान है, वो भी कहीं ना कहीं टैगोर की पुस्तकों से, टैगोर की कविताओं से प्रेरित है। आपको मैं ये भी बता दूं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। अमार सोनार बांग्ला उसका नाम है उनके राष्ट्रीय गान का, और बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये होते हैं नाइक्रोम के। नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर जो आप लोग यूज़ करते होंगे घरों में, तो उनके तार नाइक्रोम के बने होते हैं। उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें करंट धीरे धीरे फ्लो करता है और तभी जो है उनमें ग्लोइंग होती है, तभी वो ज़्यादा गर्म कर पाते हैं। तो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। लोहे पर जंग जब लगता है, जब ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 या Fe3O4, तो उस पर क्या होता है कि उसका भार बढ़ जाता है लोहे पे जंग लगने के कारण। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली असम के किस जिले में स्थित है? आपको बता दो कि ये माजुली जो द्वीप है ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी में है, माजुली द्वीप, और वहाँ पे असम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत लोग घूमने जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। तो इसके ऑप्शंस हैं पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावारी और शिवासागर। तो इसका जो सही उत्तर है ये है पातालपुरी। पातालपुरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे माजुली द्वीप है आसाम में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में? तो इसका जो सही उत्तर है स्टील में। वैसे मैं आपको बता दूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के मुकाबले में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, बट इसका मतलब ये है कि जो स्टील है इसके डेंसिटी इन सभी में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ठोस होता है स्टील। ऑलराइट, बहुत कठोर होता है, इस्पात जिसे हिंदी में कहते हैं। तो स्टील में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी ध्वनि की चाल की इन चारों ऑप्शंस में से। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम, लीड, मरकरी या फिर प्लैटिनम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टाइटेनियम। बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। आगे आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, हीलियम और बेरिलियम। तो इसका है सल्फर। सल्फर रिबन आपने जलाया होगा केमिस्ट्री लैब में, क्लास 8th या 9th में ये था प्रयोग। सल्फर रिबन वो बहुत ही ड्रिजलिंग के साथ वो जलता है, मतलब काफ़ी बर्न करता है बहुत ही तरीके से, मतलब एकदम अचानक सा भयंकर जलता है वो सल्फर जो होता है। सल्फर रिबन हमने प्रयोग किया था, मुझे याद है क्लास 9th में। तो ये रहे इतने सारे आंसर्स, और इन सभी वीडियो को देखने के बाद, इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट if you have not done so far, and don't forget to hit the bell icon, and all the best for a bright future. God bless you all. Thank you very much.